मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और कल हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के पहले वीडियो पर हमने बात की थी और हमने देखा था कि क्यों आखिर यूनाइटेड नेशंस को भी करप्शन के अगेंस्ट एक कन्वेंशन तैयार करना पड़ा, एक बड़ा प्रपत्र तैयार करना पड़ा, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा और उसमें बहुत सारे जो पार्टीज, जिसको यहाँ पर हम पार्टीज यानी स्टेट पार्टीज से एड्रेस करते हैं, उन सब पार्टीज की एक सहमति लेनी पड़ी, एक कंसेंट लेनी पड़ी। पहले तो उस पर साइन कराया गया और उसके बाद उसको रेटिफाई करवाया गया। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन वैश्विक स्तर पर ग्लोबली करप्शन के अगेंस्ट एक बड़ा मसौदा, एक बड़ा डॉक्यूमेंट, एक बड़ा फॉर्मेट बनकर आया। तो कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि आखिर इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन क्यों हुई और इसके पर्पस क्या थे, उद्देश्य क्या थे, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आए। जैसे तथ्यों में आप देखेंगे कि ये आखिर ये कब बना। तो ये ड्राफ्ट होने के बाद ये 9 दिसंबर और 9 दिसंबर 2003 इस पर साइन किए गए और ये साइनिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, ये मेरिडा नामक जगह है मैक्सिको में, वहां पर शुरू हुई और 9 दिसंबर 2003 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और 14 दिसंबर 14 दिसंबर 2005 को इसे अल्टीमेटली इफेक्टिव यानी कि लागू किया गया। इससे पहले ये जो मसौदा था जिस पर उस समय शुरुआती तौर पर 140 कंट्रीज ने साइन किए और अभी कुछ समय पहले तक इस पे साइन करने यानी हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या बढ़कर हो गई है 187 देश इस मसौदे पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो मसौदा क्या है, वो ड्राफ्ट क्या है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर इन 187 देशों के बीच एक आम सहमति बनी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पर इन 187 देशों वाली जो आम सहमति बनी है, डॉक्यूमेंट जिस पर इन लोगों ने साइन किए और इनकी देशों ने रेटिफाई किया, वो क्या है। तो थोड़ी जानकारी देखिए, है तो ये बहुत ब्रॉड। मैंने बताया था आपको कि इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 71 आर्टिकल्स हैं। 8 चैप्टर, 71 आर्टिकल्स, तो एक बहुत अच्छा खासा डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है ये। हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको ये जो आर्टिकल्स हैं और ये जो चैप्टर्स हैं, इनकी कुछ मुख्य बातें आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये मदद मिलेगी समझने में कि इतना बड़ा मसौदा, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट किस तरह ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर करप्शन को कम करने में मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द स्टेट पार्टीज इन दिस कन्वेंशन हैव एग्रीड एज फॉलोज। देखिए, ये इसमें शुरुआती तौर पर एक प्रियम्बल लिखा हुआ है और उस प्रियम्बल की शुरू की लाइन और लास्ट की लाइन मैंने यहां पर लिख दी है। द स्टेट पार्टीज मतलब जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। द स्टेट पार्टीज इन दिस कन्वेंशन हैव एग्रीड एज फॉलोज, मतलब किन किन बातों पर इन्होंने सहमति दी है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी वो बात है, कौन कौन से वो प्रपोजल है जिन पर साइन करने वाले देश सहमत हैं। तो उसी में सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1। इस चैप्टर में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। अब वो अलग अलग आर्टिकल्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। इस चैप्टर के अंतर्गत डिफाइंस पर्पस, उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। डिफाइंस पर्पस, उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। क्या उद्देश्य है? तो व्हिच कवर्स both promotion of integrity and accountability within each country। सभी देशों में किस तरह से इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, यानी कि जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
उनमें सत्य निष्ठा, इंटेग्रिटी को कैसे बढ़ाई जाए और उनको उनके कार्यों के प्रति कैसे जवाबदेह बनाया जाए। अगर इंटेग्रिटी बढ़ा दी गई और अकाउंटेबिलिटी अगर सुनिश्चित हो गया तो करप्शन का तो नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है इसी 4th पेपर के अंतर्गत कि इंटेग्रिटी जो है, इंटेग्रिटी प्रशासन में, राजनीति में अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा, पूरा लगन, पूरा डेडिकेशन और पूरी तरह से समर्पित होकर काम करने की जो भावना है वो इंटेग्रिटी है। तो अगर इंटेग्रिटी के साथ काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करेंगे तो करप्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पर्पस में ये बताया है कि सभी देश ये कोशिश करें कि उनके देश में जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पॉलिटिकल सेक्टर में हो, उनकी इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। दूसरी बात, सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ पार्टीज। ये जितने भी स्टेट ऑफ पार्टीज मतलब क्या है? स्टेट ऑफ पार्टीज मतलब जो जो मेंबर है, 187 मेंबर हैं। तो ये इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में साइन करने वाले जो सदस्य देश हैं वो सब स्टेट पार्टीज हैं। ये क्या करेंगे? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, एक दूसरे को मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और साथ ही साथ तकनीकी मदद भी देंगे। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंक्रीजिंग द इंटेग्रिटी एंड accountability in the officials of the countries, that is the main purpose of this convention। इस पत्र का, इस डॉक्यूमेंट का, इस मसौदे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहां पर बताया गया है। चैप्टर 1 जनरल प्रोविजन। अब चलते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 जो है ये बहुत विस्तृत है क्योंकि इसी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और हमारे देश में भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि करप्शन हो ही ना, करप्शन होने ही नहीं दें, करप्शन की जो परिस्थिति बने उससे पहले ही हम उसे रोक दें। तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। यहां पर चैप्टर 2 आर्टिकल 5 to 14, आर्टिकल 5 से लेकर 14 तक, 5 to 14 प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कैसे करप्शन को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंटिव हेल्थ बोलते हैं ना कि भाई कोई बीमारी है उसे बीमारी होने से पहले रोक दिया जाए। तो इस कन्वेंशन में भी इसके ऊपर काफी विस्तृत मसौदा तैयार किया गया। मैं कुछ बिंदुओं में आपको एक्सप्लेन करता हूं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिवेंशन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस कन्वेंशन में केवल पब्लिक सेक्टर को ही ध्यान में नहीं रखा गया, इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो करप्शन होता है उसको भी कंट्रोल, प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, हैव एन इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडी और बॉडीज। सही है, अगर देश के भीतर ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन देशों को ये करना चाहिए कि अपने देश में एंटी करप्शन बॉडी, एंटी करप्शन संस्थाएं, भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं बनाई जाए, मजबूत भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं बनाएं। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी रख सकते हैं और राज्यों में ईओडब्ल्यू काम करता है उसका भी जिक्र कर सकते हैं। मतलब कुछ बॉडीज, कुछ संस्थाएं होनी चाहिए जो कि करप्शन के अगेंस्ट काम करे। एंटी करप्शन बॉडी के गठन की बात यहां पर की गई है। दूसरी बात, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, efficiency and use of objective criteria in recruitment, hiring, retention, promotion and retirement of the public officials। ध्यान से सुनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारे इस लेक्चर से ये एक जटिल और कठिन टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा और 4th पेपर में, मेंस में खासकर ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा आपके लिए। लेकिन ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। हिंदी अंग्रेजी का जो आपका जो अगर किसी के भी मन में है कि
कि ये इंग्लिश में लिखा है हिंदी में कैसे करेंगे, हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, ये सब मन से निकाल दीजिए। ये जो भाषा का जो आपके मन में एक जो अवरोध बना हुआ है उसे तोड़िए। चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको हर भाषा में समझ आना चाहिए अगर इंडिया में रहते हैं तो, और ये आपके बेहतर आईक्यू के लिए भी जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या कहा इस कन्वेंशन में। तो एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, रिटेंशन, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। क्या कहा इन्होंने कहा कि देखिए बहुत से देशों में देखने को मिलता है कि जब रिक्रूटमेंट होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है, या जब देखने को मिलता है कि किसी को प्रमोशन मिलता है, तो क्या होता है आपको पता होगा, भ्रष्टाचार, करप्शन। प्रमोशन होना चाहिए था किसी और का, हो गया किसी और का, करप्शन। किसी की भर्ती, रिक्रूटमेंट होना चाहिए था किसी और का, हो गया किसी और का, रिक्रूटमेंट में भी करप्शन, प्रमोशन में भी करप्शन, रिटायरमेंट जो बेनिफिट है उसके दौरान भी गड़बड़ियां। तो इन सब कारणों से इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में इस बात पर ध्यान दिया गया कि अगर हम पब्लिक ऑफिशियल्स के संदर्भ में प्रमोशन, रिक्रूटमेंट और रिटायरमेंट और दूसरे बेनिफिट्स में करप्शन को कम करने के अगर तरकीब निकालें तो हमें ऑटोमेटिकली करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। 2 प्रिवेंटिव एक्शन आ गया, मतलब ऐसे तरीके बनाए जाएं, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसका मतलब यही है भाई प्रमोशन में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। भाई आप किसी ऊपर के अधिकारी के ने मन में सोच लिया कि ये मेरी मदद करता है, ये मेरा सहयोग करता है, ये मेरा फेवरेट आदमी, इसलिए प्रमोशन नहीं होना है। प्रमोशन इसलिए होगा कि उसकी इंटेग्रिटी कितनी है संस्था के प्रति, वो कितना ईमानदार है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो उसके कार्य करने का तरीका क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, ये प्रमोशन का आधार होना चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत चापलूस है इसीलिए उसका प्रमोशन कर दूं। तो ये जो गड़बड़ी है ये अगर दूर कर दिया जाए तो करप्शन को कम करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर चापलूस व्यक्ति ऊपर के पद पर पहुंचेगा वहां भी चापलूसी करेगा और कमाई करने की कोशिश करेगा। इसको रोकने के लिए ग्लोबली, आप यहां पर देखिए भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन व्हिच इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यानी केवल भारत में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे देशों में, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, अफगानिस्तान में भी है, यूएसए में भी है, यूरोप के तमाम देशों में है। हाँ, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम है, जिसके लिए आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको एक लिस्ट बताई है कि किस देश में करप्शन ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सूची आती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो उस वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको काफी मदद मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का टॉपिक है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। तो इसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और कमेंट के साथ साथ थोड़ा शेयर भी कीजिए, और इस तरह से आप अपना नॉलेज भी बढ़ाएंगे और साथियों को भी आप अपने नॉलेज का जो ये लाभ है उससे पहुंचा पाएंगे। और आइए देखते हैं कि अब ये 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। तीसरा, अच्छा ये सारी बातें हम प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत कर रहे हैं। तीसरी बात ये है एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में करप्शन का मूल बिंदु, करप्शन का पॉलिटिकल करप्शन, करप्शन के टाइप्स वाले टॉपिक में जाइए, वहां पर एक करप्शन में मैंने बताया, वहां पर ग्रैंड करप्शन या फिर पॉलिटिकल करप्शन, बड़े पैमाने पर करप्शन होता है इलेक्शन के दौरान भी, और फिर पार्टी फंड में भी। भारत के संदर्भ में बात करें, ये चीज ऐसा नहीं कि भारत में ही होता है, विश्व के दूसरे देशों में भी ये पॉलिटिकल करप्शन होता है। ब्रिटेन में भी होता है, यूरोप के कई देशों में होता है, रूस में होता है, अमेरिका में होता है। तो ये इंटरनेशनल जब ये कन्वेंशन हुआ तो बोला गया भाई आप थोड़ा पॉलिटिकल जो फंड होता है ना उसमें जरा ट्रांसपेरेंसी लाइए, प्रिवेंशन होगा, इससे करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कोड ऑफ कंडक्ट टू द
परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक फंक्शंस। जो पब्लिक फंक्शंस हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो किसी भी देश में हो, जरा उनके लिए ये जो तरीका है कोड ऑफ कंडक्ट और परफॉर्मेंस का एथिक्स तैयार होना चाहिए। तो हमारे देश में भी है, आपको पता ही है, चाहे आप ऑल इंडिया सर्विस में हो या सेंट्रल सर्विस में हो या स्टेट सर्विस में हो या पब्लिक सर्विस में हो, पब्लिक सेक्टर के सर्विस में हो, आपको कोड ऑफ कंडक्ट का पालन, आचार संहिता का पालन करना होता है। तो इन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट को और जरा मजबूत बनाया जाए और उसका पालन करवाया जाए। एस्टैब्लिश मेजर्स एंड सिस्टम्स aimed at facilitating the reporting of public officials। ये भी एक महत्वपूर्ण बात बताया इन्होंने कि अगर पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करना चाहता है तो उसका सिस्टम डेवलप करो। उसका सिस्टम ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से उस अथॉरिटी को अपनी शिकायत कर सके, बता सके कि यहां पर करप्शन की संभावना है या करप्शन हो रहा है, आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये जो मेथड है इसके लिए भी इन्होंने बोला कि एस्टैब्लिश मेजर्स एंड सिस्टम एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक ऑफिशियल टू एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज। आ गया बात समझ में कि जो एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज हैं उन तक जो है मेजर्स यानी कुछ तरीके और मापदंड तय कर दीजिए कि अगर किसी को लगता है कि भाई ये शिकायत हमें करनी है तो वो कर सकें आसानी से। इसके अलावा प्रमोट एस्टैब्लिशमेंट टू एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम। एसेट डिक्लेरेशन ये तो है ही, अखिल भारतीय सेवा में जब नियुक्ति होती है तो ये मैंने लोकपाल के टॉपिक में कवर किया हुआ है। लोकपाल का टॉपिक अगर आप देखेंगे वहां पर एक बिंदु में आया है। ये पहले क्या था, ये नियम था कि भाई जैसे ही आप अखिल भारतीय सेवा ज्वाइन करते हैं 30 दिनों के भीतर आपको अपने एसेट एंड लायबिलिटीज का ब्यौरा देना होता था। ये बाद में थोड़ा संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट से क्या किया कि वो 30 दिन वाला टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा हटा करके कहा गया कि भाई जो गवर्नमेंट तय करेगी फॉर्मेट या जब आपको बोलेगी वो एक निश्चित समय के भीतर आप अपने एसेट और लायबिलिटी का ब्यौरा दे दीजिए। तो ये जो चीजें आप अपने देश में देख रहे हैं, हमारे देश में जो कर रहे हैं हम बहुत सी चीजें, उनमें से कई चीजें इस कन्वेंशन से भी आई हैं, हमने सीखी है उस कन्वेंशन से। तो इसी में से एक सीख हमारी ये भी है कि अगर एसेट और लायबिलिटी का ब्यौरा अगर लोक सेवक देते हैं तो उनके मन में एक डर बना रहेगा कि वो अगर अपनी आय या संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि करेंगे, करप्शन के द्वारा वृद्धि करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए ये भी इस कन्वेंशन का एक हिस्सा है। एस्टैब्लिशेज एप्रोप्रिएट procurement public finance management based on transparency competition and objective criteria। भाई ये हम लोग भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, भाई पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है कि जो धन जो किसी ने भ्रष्टाचार से कमा लिया है, अपने पास जमा कर लिया, अब उसे हमें वापस लेना है, प्रोक्योरमेंट करना है, वसूली करनी है। या मान लीजिए टैक्स की वसूली करना है। कई तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, और ये टैक्स सब सरकार के खजाने में जाता है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब इसमें गड़बड़ी होती है, बहुत से देशों में गड़बड़ी होती है। जो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो प्रोक्योरमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं करते। तो ये जो प्रिवेंशन का जो प्रिवेंटिव मेजर्स है आर्टिकल 5 to 14 यूएनसीएसी का, वो इस बात को पॉइंट आउट करता है, बताता है कि आपको प्रोक्योरमेंट करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको भी तैयार कीजिए कि वो पूरी तरह इंटेग्रिटी के साथ काम करें, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करें, जिससे कि कम से कम नुकसान हो सरकारी धन का। और आगे देखिए, स्ट्रेंथनिंग इंटेग्रिटी among members of judiciary and prosecution service। जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है और जो जुडिशियरी है उसमें इंटेग्रिटी बढ़ाने की बात की है, यानी और ज्यादा सत्यनिष्ठा। क्योंकि अगर जुडिशियरी में गड़बड़ी होगी, अगर जो हमारा, क्योंकि ये जो करप्ट जो ऑफिसर्स होंगे या करप्शन करने वाले लोग होंगे, उनको सजा कहां से मिलेगी?
कोर्ट से मिलेगी, जुडिशियरी से मिलेगी। तो अगर जुडिशियरी पूरी तरह ईमानदार होगा तो ऑटोमेटिकली जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत जो है वो टूट जाएगी, और करप्शन की जो तरीका है, जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो भी, उनको भी डर लगेगा कि नहीं भाई ये तो बचने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि ईमानदारी के साथ काम किया जाए। तो इसीलिए अब भारत में जो है एक ईमानदार संस्था, जुडिशरी पे काफी भरोसा करते हैं लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, काफी भरोसा करते हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर, है ना। तो भारत में जुडिशरी बहुत अच्छी है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा कई बार जनता को ये लगता है कि इस मामले में जैसे जस्टिस होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। ऐसा भारत में ही नहीं, कई विश्व के दूसरे देशों में भी होता है, 187 मेंबर्स हैं उसके। तो ये जो कन्वेंशन है ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं है, 187 कंट्रीज में करप्शन जो स्थिति है उसको लेकर के भी है। तो इसीलिए उन सब देशों को ये बात, इस कन्वेंशन पे साइन करते हुए उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि हम अपने देश में जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन सर्विसेज होते हैं, उसे और ज्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो ये सब सारी चीजें हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि कैसे करप्शन को होने से पहले ही रोक दें, इस संदर्भ में ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक और बात प्रिवेंटिव मेजर्स में देखिए, प्रमोट active participation of CSO and NGO in the prevention and to fight against corruption। fight against corruption ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस कन्वेंशन में। ये आर्टिकल 13 है, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने अलग अलग नहीं बताया आपको, लेकिन ये आर्टिकल 13 आप ध्यान रखिए, इसमें स्पेशली इस बात की चर्चा की गई है कि हर एक देश, प्रत्येक देश जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और एनजीओ हैं उनको बढ़ावा देंगे, एंटी करप्शन जो एक्टिविटीज हैं, करप्शन के अगेंस्ट जो लड़ाई है उनकी जो भूमिका है उसको और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे। किसकी भूमिका? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ की भूमिका को आर्टिकल 13 चैप्टर 2 ऑफ यूएनसीएसी। इस प्रिवेंटिव मेजर में एक और बड़ी बात की गई है कि रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिजाइम्स टू डिटर एंड डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आधार है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा जो है वो व्यक्ति गलत तरीके से, टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके से, गलत जगह से कमाएंगे, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, ब्लैक मनी को जमा करने का ये एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि पैसे को सो न करके उसका टैक्स बचा के गलत तरीके से इनकम करना और उसका उपयोग करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कई बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। टेररिज्म, नक्सलवाद, है ना, ब्लैक मनी, वो जो बताया था आपको एक शैडो इकोनॉमी, ये सब जो समस्या है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन को लेकर के बड़ा मतलब बहुत समस्या है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में जब बात हो रही थी तो उस समय भी ये डिस्कशन में आया कि मनी लॉन्ड्रिंग को सबको मिलजुल करके हल करना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिजाइम होना चाहिए, यानी कि एक नियंत्रणकारी कानून होना चाहिए और सुपरवाइजरी, उसको सुपरवाइज करने वाला सिस्टम होना चाहिए सभी देशों में, जिससे कि एक देश का पैसा कई बार दूसरे देशों में चला जाता है। तो ये जो ट्रांस बॉर्डर यानी एक देश से दूसरे देश में पैसे का जाना, हवाला कांड होना, मनी लॉन्ड्रिंग होना, इस सब को कंट्रोल करने के लिए यूएनसीएसी में बात की, और भारत में इसके ऊपर है कानून, अच्छा बढ़िया कानून बनाया है भारत में। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अपन, एनेक्टेड जनवरी 2003 में एनेक्ट किया गया। ये इन फोर्स आया 1 जुलाई 2005 को। और इसी संदर्भ में क्योंकि अपन को थोड़ा प्रभावी कानून बनाना है, और जब बाइनेरियल मीटिंग होती है COSP की, यानी कॉन्फ्रेंसेस ऑफ स्टेट पार्टीज जब होती है, अभी तक 8 बार हो चुकी है ना,
तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि देखिए हमने ये जो है कानून बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, हमने ये बॉडी, हमने ये मशीनरी बनाई है करप्शन को रोकने के लिए, हमने ये नया कानून बनाया है करप्शन को रोकने, वहां दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें देखिए 2009 में 2012 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। तो ये जो रेगुलेटरी जो सिस्टम है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट को लेकर के ये भी इसमें बात की गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात, एनहांस एथिक्स, इंटेग्रिटी and transparency in private sector through post employment restriction on public officials adopting accounting and auditing standard। अब भाई पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में तो बहुत बात हो गई। सरकारी क्षेत्र में करप्शन को लेकर के बहुत सारे कंट्रोल हो गए, लोकपाल आ गए, लोकायुक्त आ गए राज्यों में, लोकपाल हो गए राष्ट्रीय स्तर पर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ गया, विजिलेंस कमीशन आ गया, इसके अलावा और भी संस्थाएं जो है करप्शन को रोकने के लिए काम करती हैं। पब्लिक सेक्टर में चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो भी काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें जरूरत इस बात की है कि प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन को रोकने की कोशिश की जाए। तो यूएनसीएसी एक कदम आगे था, उसने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोकिए करप्शन को, क्योंकि आजकल तो भाई बहुत सारे देशों में पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में जो काम होते थे अब वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। इंश्योरेंस में भी प्राइवेटाइजेशन, रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग में भी प्राइवेटाइजेशन, और भी बहुत सारे कामों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो क्या सोचते हैं करप्शन केवल पब्लिक सेक्टर में होता है, करप्शन केवल सरकारी क्षेत्र में होता है? नहीं, करप्शन प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात यूएनसीएसी में आया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 9 दिसंबर 2003, इंटरनेशनल भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर 2003। डेट याद रखिए, 9 दिसंबर काम आएगा। तो देखिए यहां पर यह चर्चा हुई कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भी एथिक्स, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इन प्राइवेट सेक्टर कैसे बढ़ेगा। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन, भाई ऐसा होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या कई ऑफिशियल्स होते गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। इसको रोकना पड़ेगा कि भाई कहीं लोभ में या लाभ हासिल करने के किसी को लाभ पहुंचा दिया और बाद में रिटायरमेंट के बाद उसी कंपनी में चले गए, इससे करप्शन बढ़ता है। सरकारी क्षेत्र में भी बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में भी बढ़ेगा। तो पब्लिक ऑफिशियल्स को ये रोकना पड़ेगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरी बात, इसके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है, सीएजी के द्वारा तय होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, आर्टिकल 148 टू 151। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पर निगरानी रखनी पड़ेगी और वो कठोर निगरानी रखनी पड़ेगी जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन ना हो सके। और इस तरह से ओवरऑल करप्शन को प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम करप्शन के रोकथाम के लिए काम कर सकते हैं। अब ये जो बात है ये चैप्टर 2 आर्टिकल 5 टू 14 तक ये सारी बातें की गई हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा इसमें की गई है। अब एक और चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है? क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, आर्टिकल 15 टू 42, अनुच्छेद 15 से 42 तक यूएनसीएसी का जो ड्राफ्ट है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का, उसका चैप्टर 3 है और आर्टिकल 15 से 42 तक इसकी चर्चा की गई है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आखिर इसमें बात क्या की गई थी। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे क्योंकि ये बातें वही हैं जो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये एक मसौदा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मसौदा के रूप में है। देखिए क्या कहते हैं, क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। बहुत सारे ऐसे अपराध, ऐसे गड़बड़ियां होती हैं जिसको अपराध नहीं मानते, वो सामान्य तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये कहते हैं यूएनसीएसी में ये बात होती है कि जो गड़बड़ी करप्शन के रूप में हो रही है उसे भी अपराध मानिए। कैसे? तो देखिए, स्टेट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर
criminalizing the convention covers following offenses। ये जो ऑफेंसेज हम नीचे बता रहे हैं ये सब क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंसेज हैं, यानी कि ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं और अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनके खिलाफ आपको कानून भी बनाना है। अपराध करेंगे और उस अपराध को रोकने के लिए आपको पनिशमेंट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, लॉ एनफोर्समेंट यानी कानून भी बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या, तो देखिए पहली चीज ब्राइबरी ऑफ नेशनल पब्लिक ऑफिशियल, दिस इज क्राइम। क्रिमिनलाइजेशन करना है, इसको क्राइम डिक्लेयर करो कि अगर कोई नेशनल, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई सरकारी अधिकारी अगर ब्राइब लेता है, घूस लेता है, घूस देता है, घूस लेने या देने में मदद करता है, क्या हुआ? क्राइम हुआ। नेक्स्ट, bribery of foreign public officials and officials of international organizations। अगर कोई फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल है, कोई विदेशी पब्लिक ऑफिशियल है और हमारे देश में काम कर रहे हैं, कोई फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है, मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे देश में आके काम करे, बहुत सारी रेटिंग एजेंसी वाले संस्थाएं होती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में हैं। अगर कोई विदेशी कंपनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई संस्था, कोई जो एम्प्लॉय है, अधिकारी है, ऑफिशियल है और वो भी अगर ब्राइब लेता है, क्राइम, उसे भी क्राइम डिक्लेयर कीजिए। एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन और अदर डाइवर्सन्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय पब्लिक ऑफिशियल्स। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल एम्बेजलमेंट करते हैं, एम्बेजलमेंट यानी कि जो रिसोर्स है, जिस रिसोर्स का उनको बेहतर इस्तेमाल करके जनता को लाभ पहुंचाना है, उस रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करना अपने बेनिफिट में, अपने को फायदा पहुंचाने में। जितनी कीमत उसका मिलना चाहिए उसमें से आधी कीमत पर्सनल हित के लिए रख लिया और आधा जो है जनता में जाने दिया। एम्बेजलमेंट, धोखाधड़ी है ना। मिसअप्रोप्रिएशन, जो काम दिया गया है उसको प्रॉपरली नहीं करना, इस तरीके से चालाकी से काम को करना कि फायदा खुद को मिल जाए, मिसअप्रोप्रिएशन, इसे भी अपराध। क्रिमिनलाइजेशन की बात हो रही है, चैप्टर 3 आर्टिकल 15 to 42 यूएनसीएसी चैप्टर 3 क्रिमिनलाइजेशन की बात करता है। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल सरकारी धन का एम्बेजलमेंट करता है, मिस एप्रोप्रिएशन करता है या डाइवर्सन्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय पब्लिक ऑफिशियल या किसी भी तरह से जो सरकारी धन है उसका डाइवर्सन करता है, उसका दुरुपयोग कर देता है, तो वो क्या होगा? अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस, ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस, ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि कोई उद्योग है, कोई कंपनी है, उसका कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी क्या कर रहा है? ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस, यानी कि अपने उद्योग को, अपने उद्योग की कुछ बातें, लूप होल्स, कुछ इस तरीके से वो दूसरी कंपनी या उद्योगों को बता रहा है या अपने उद्योग में कुछ इस तरह के नॉर्म फॉलो कर रहा है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, नियम के मुताबिक नहीं है। तो क्या हो गया? ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस, यानी कि जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड के जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, उसका पालन न करके लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस अगर कोई करेगा तो ये भी अपराध होगा। एब्यूज ऑफ फंक्शंस या एब्यूज ऑफ पावर, अगर कोई अधिकारी अपनी सत्ता का या जो उसको काम दिया गया है उस काम का वो दुरुपयोग करता है, अपने हित में इस्तेमाल करता है, तो भी ये अपराध है। एंड ब्राइबरी इन प्राइवेट सेक्टर, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया। ब्राइबरी इन प्राइवेट सेक्टर, अभी पब्लिक ऑफिशियल की बात कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ब्राइबरी होती है, घूस, रिश्वत, लेन देन की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है कहीं भी, किसी भी स्तर पर, और उसको कंट्रोल करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये सब किस श्रेणी में आ जाएगा? ये सब क्रिमिनलाइज हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये यूएनसीएसी कहता है कि इन सब घटनाओं, ये जो
चीजें हो रही हैं, इनको अगर आप क्रिमिनलाइज कर देंगे तो इससे करप्शन को रोकने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनके ऊपर क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा कि भाई ये तो क्राइम है, और आप पनिशमेंट भी डिक्लेयर कर दीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसकी प्रोसीजर भी तय कर दीजिए कि अगर इस तरह के आरोप आते हैं या इस तरह से पता चलता है कि कोई एम्बेजलमेंट किए हैं, कोई मिस एप्रोप्रिएशन किए हैं या कोई ब्राइबरी किए हैं, भले ही वो पब्लिक ऑफिशियल जो है फॉरेन के हों या फिर इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन के हों, हमारे देश के ही किसी संस्था के हों या ट्रेडिंग इन इन्फ्लुएंस किए हों, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा। और इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी कोई भी इस तरह की ब्राइबरी की घटना हो, एम्बेजलमेंट की घटना हो, इसे भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, अगर कोई व्यक्ति न्याय तो हासिल करने में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, यानी कि पेपर जो है गायब कर दिया, जो सबूत थे उसको मिटा दिया, और पता चला जो पेपर जहां पर भ्रष्टाचार के पेपर रखे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स रखे थे, फ्लॉपी रखी थी, वहां ऑफिस में आग लगा दिया। करते हैं सब, पढ़ते रहते होंगे पेपर में। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस होगी, मतलब जो न्याय होनी चाहिए थी वो तथ्य को मिटाने की कोशिश की अगर आपने, तो उसके लिए भी ये एनफोर्समेंट ऑफ लॉ यानी कि क्रिमिनल मतलब अपराध माना जाएगा और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो चैप्टर 3 जो है ये पूरे विश्व के उन देशों में को जो कि यूएनसीएसी पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, उसे रेटिफाई कर चुके हैं, उनको ये बताता है कि आप अपने देश में करप्शन को कम करना चाहते हैं तो आप उन चीजों को जिससे करप्शन बढ़ता है उसको आप क्रिमिनलाइज कीजिए और उसके खिलाफ कठोर कानून बनाइए। और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 में चलते हैं। चैप्टर 4 दैट इज द आर्टिकल 43 to 50, अनुच्छेद 43 से लेकर 50 तक चैप्टर 4 जो है, इसमें क्या बात की गई है? तो इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई है। अब भाई देखिए, हर देश के अलग अलग अनुभव हैं, हर देश की परिस्थिति अलग अलग है, इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन अलग अलग है। अब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, तो इसमें यह भी तय किया गया है कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तो सहयोग कैसे होगा? तो जब वो बाइनियल मीटिंग होगी 2-2 साल में, तो उस मीटिंग में ये एक दूसरे को अपनी समस्या बता सकते हैं, एक दूसरे से सहयोग ले सकते हैं। तो इसके जो 8 अलग अलग चैप्टर्स हैं, उन 8 चैप्टर में इन्हीं सब बातों पे चर्चा की गई है। चैप्टर 4 जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए काम करता है। अंडर चैप्टर 4 ऑफ यूएनसीएसी, स्टेट पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड टू असिस्ट वन अनदर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स। अगर कोई भी किसी भी देश में कोई ऑफेंडर है, कोई अपराधी है जो करप्शन किया है, एक देश से भागकर दूसरे देश में चला गया है और मदद की जरूरत है करप्शन को रोकने में, प्रिवेंशन करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में। कई बार होता है किसी देश के पास बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, उनके पास इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो वो दूसरे देशों से भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मदद ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई हमारे देश में ये घटना हुई है, आप जरा अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेज दीजिए, आप इन्वेस्टिगेट करा दीजिए। कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई बार करप्शन की घटनाएं होती हैं कि खजाने को, देश के खजाने को करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और खजाने का नुकसान मतलब देश की जनता का नुकसान। तो अगर किसी संस्था के पास ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो मदद कर सकते हैं। तो इसमें ये जो 4 है ना, चैप्टर 4, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ही बात की गई है। अंडर चैप्टर 4 यूएनसीएसी स्टेट पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड टू असिस्ट वन अनदर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट करप्शन। क्या क्या चीज में मदद कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन में मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन में भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ 4 चैप्टर हमने देखे हैं।
अगली क्लास में हम आपको इसके बचे हुए 4 चैप्टर पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखिए क्या क्या चीज हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। एसेट रिकवरी, कैसे इस यूएनसीएसी में, इस मसौदे में एसेट रिकवरी के ऊपर क्या बात की गई है, टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में क्या बात की गई है, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो कानून बनेगा या ये जो मसौदा लागू होगा उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, फाइनल प्रोविजन, उसमें फाइनल प्रोविजन क्या होगा। तो इस तरह से ये जो है पूरे 8 जो चैप्टर्स हैं उसकी मेन बातें हमारे सामने आ जाएगी। तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा और ये चारों चैप्टर एक अलग वीडियो में आपके सामने लाएंगे और उसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि आखिर यूएनसीएसी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह से देशों में करप्शन को रोकने में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमने क्या महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की, जरा इसको रिव्यू कर लें। देखिए पहली चीज तो ये याद रखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक, इस पे जो है बहुत से देशों ने साइन किए। शुरुआती तौर पर 140 9 दिसंबर 2003, 14 दिसंबर 2005 दिस वाज इफेक्टिव। 187 मेंबर्स अब हो गए हैं और इस पे जो इसका जो रिजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, उसका ये नंबर है 58/4 31 अक्टूबर 2003 में ये बनकर तैयार हुआ था। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, तो सेक्रेटरीट हमने बताया है आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल। ड्रग एंड कंट्रोल का जो ऑफिस है कहां पर है, वियना में वही इसका ऑफिस है। तो ड्रग एंड क्राइम कंट्रोल है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम का जो ऑफिस है वियना में, वही इसका सेक्रेटरीट का काम करता है। तो ये बेसिक चीज याद रखना है। पर्पस आपको बताया ही गया है। यहां पर जो हमने चर्चा की थी आपसे मेनली वो चर्चा की थी कि इस कन्वेंशन में, इस मसौदे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसमें एक प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में कहा गया है द स्टेट पार्टीज, और फिर बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रियम्बल है, इन दिस कन्वेंशन हैव एग्रीड एज फॉलोज। तो वो जो 8 चैप्टर्स और 71 आर्टिकल्स हैं उनमें जो बातें बताई गई हैं उन पर वो सारे देश जिन्होंने साइन किया है और रेटिफाई किया है वो एग्री हैं। चैप्टर 1 जनरल प्रोविजन, चैप्टर 2 प्रिवेंटिव मेजर्स जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे बिंदु आपको बताए, चैप्टर 3 जिसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर चर्चा की, और चैप्टर 4 इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर आपसे चर्चा की। तो इस तरह से चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, अगर आप इसके मुख्य बिंदु को भी याद रख लें कि भाई पहले चैप्टर में क्या है, तो जनरल प्रोविजन क्या होता है, तो ये जो स्टेट पार्टीज हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और टेक्निकली असिस्ट करेंगे। फिर दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होंगे, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में यही होंगे कि भाई ऐसे एंटी करप्शन बॉडीज बनाइए। फिर जो इलेक्टोरल फंडिंग है या जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए। और क्या कर सकते हैं, तो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस होता है उसको और अच्छी ढंग से मैनेज कीजिए। और क्या चीज बताया प्रिवेंशन वाले टॉपिक में, तो आपको ये बताया कि भाई ये देखिए कि रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी रिजाइम होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन जैसे जो महत्वपूर्ण काम है वो करिए। और आर्टिकल 13 को याद रखिए, स्पेशली प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सीएसओ एंड एनजीओ इन द प्रिवेंशन एंड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। एनजीओ और सीएसओ के यूज की बात भी यूएनसीएसी के इस कन्वेंशन में की गई है। इसी तरह से चैप्टर 3 में जाएंगे तो क्रिमिनलाइजेशन की ये जो अपराध होते हैं जिसे सामान्य समझा जाता था, कोई भी ब्राइबरी है, चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल में हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिशियल्स में हो, ब्राइबरी है, एम्बेजलमेंट है, इन मिस एप्रोप्रिएशन है, ये सब को
क्राइम बोला गया है कि भाई इसे क्राइम डिक्लेयर कीजिए, इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट कानून बनाइए, मजबूत कानून। और चैप्टर 4 में जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात इसमें की गई है। और अगली क्लास में हम आपसे एसेट रिकवरी, टेक्निकल असिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन और फाइनल प्रोविजन के साथ साथ यूएनसीएसी के कंट्रीब्यूशन और चैलेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो कॉन्फ्रेंसेस हुए उसके बारे में भी एक रिव्यू करके इसे फिनिश करेंगे। धन्यवाद।